हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर लॉयर। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है द सदर्न एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, इन शॉर्ट सार्क, SAARC। सो व्हाट डज दिस मीन इज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इकोनॉमिक्स में भी आता है ये टॉपिक, और पॉलिटिकल साइंस में भी आता है ये टॉपिक। तो और दोनों ही एग्ज़ाम्स में, दोनों ही सब्जेक्ट्स में आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका एक दो क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। वेदर आपसे ऑब्जेक्टिव्स पूछ लेंगे या प्रॉब्लम पूछ लेंगे, या फिर इन शॉर्ट पूछ लेंगे कि व्हाट इज़ सार्क एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज़ इट। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये ऐसा है, इसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते एग्ज़ाम में। तो हम देखते हैं कि इस वीडियो में कि इसकी एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुई, क्या, कहाँ से, कब, कैसे स्टार्ट हुआ, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या एम है इसका ऑर्गेनाइजेशन का बनाने का, तो इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है, किन रूल्स पे चलता है एंड ऑल ऑफ दैट। उसके बाद हम देखेंगे क्या प्रॉब्लम्स फेस होती है ये ऑर्गेनाइजेशन में रन करने की, या फिर करते हुए क्या प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करते हैं। तो वो सारा ही हम इस वीडियो में देखेंगे, तो बने रहिए ये टॉपिक को एकदम आसानी से, अच्छी लैंग्वेज में और सिंपल तरीके से सीखने के लिए। तो सबसे पहले आते हैं हम एस्टेब्लिशमेंट पे। एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1983 में, जहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर्स इंडिया के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल एंड भूटान met in Delhi, okay, and issued the declaration of establishment of SAARC। तो उसी दिन 1983 में, उस ईयर में डिक्लेरेशन हुई एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सार्क की, कि अब ये एस्टेब्लिश किया जा रहा है, अब इसकी ऑर्गेनाइजेशन की जो शुरुआत है वो स्टार्ट होने लगेगी या उस ईयर से। उसके बाद में जो चार्टर है, मतलब ये कब इफेक्ट होने लगा, कब इम्प्लीमेंट किया गया या कब रन होने लगा, उसकी शुरुआत होती है 1985 में एट ढाका, जहाँ पे सार्क को जो है अडॉप्ट किया गया, इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट हुआ, जहाँ पे 8 मेंबर्स जो थे जुड़े हुए थे, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड श्रीलंका। तो ये जो कुछ कंट्रीज़ हैं और ये है, तो ये सारे जो मेंबर्स थे वो जुड़े। उसके बाद आते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सार्क पे। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है सब टॉपिक, जो कि जनरली क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिव्स बताओ। तो मैंने काफ़ी शॉर्ट मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रख लिए, जो मैं समझा दूंगी। आप उसको बाद में एलॉबरेट कर अपने पेपर में लिख सकते हैं, या फिर और भी अपने हिसाब से कंटेंट ऐड कर सकते हैं। तो चलो अब पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ सार्क पे। तो क्या ऑब्जेक्टिव्स है? टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया। तो ये मोस्टली फोकस होता है साउथ एशियन, बिकॉज उन पीपल्स के लिए, वेलफेयर के लिए बनाया गया है। टू एक्सेलरेट, मतलब फास्टन द इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, फास्ट कर दिया जाए, थोड़ा कैपिटलाइज हो जाए एकदम, जो हमारी डेवलपमेंट है उसके लिए बनाया गया है। टू स्ट्रेंथन द कोऑपरेशन, तो बिटवीन द डेवलपिंग कंट्रीज, तो जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है वो स्ट्रॉन्ग बने और कोऑपरेटिव रहे एक दूसरे के साथ। ये है इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स। आगे के ऑब्जेक्टिव्स हम अभी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, विच इज, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है टू कंट्रीब्यूट म्यूचुअल ट्रस्ट अमॉन्ग देम। एक म्यूचुअल ट्रस्ट बना रहे बिटवीन द कंट्रीज। टू प्रमोट एक्टिव कोलैबोरेशन, टेक्निकल साइंटिफिक फील्ड, एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस हो, जो भी टेक्निकली या साइंटिफिक जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो एक दूसरी कंट्रीज में पहुँचे और पढ़ाया जाए, जाना जाए, वही सब, ठीक है। टू कॉर्पोरेट विद इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, तो सिर्फ इंटरनेशनली नहीं बल्कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में भी कॉर्पोरेशन बना रहे, यही ऑब्जेक्टिव्स थे मेन। तो अब आगे देखते हैं इसके प्रॉब्लम्स, देखते हैं अब हम आगे।
अब आते हैं प्रॉब्लम्स में कि सार्क जैसा इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे 8 मेंबर्स हैं, वहाँ पे अलग अलग कंट्रीज है, तो उसके में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको रन करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, अब उनको पढ़ते हैं। तो मेनली होता है बॉर्डर डिस्प्यूट्स, क्योंकि इतनी सारी कंट्रीज हैं, हर किसी में वो म्यूचुअल ट्रस्ट या फिर अलाइनमेंट नहीं है, तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते हैं, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो कंट्रीज में अंदर ही अंदर चल रहे हैं, रिलीजियस सेंटिमेंट्स है, क्योंकि इतनी सारी कंट्रीज है, हर एक अलग अलग रिलीजन की, अलग अलग बिलीफ्स की, तो वो भी कुछ ना कुछ हो जाता है। पॉलिटिकल आउटलुक भी बहुत ज़्यादा अलग अलग है इन कंट्रीज का, ठीक है, एक जैसी कंट्रीज नहीं है ये, तो वो भी प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट है इंट्रा रीजनल ट्रेड हैज़ बीन नेग्लेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ कंट्रीज हैज़ बीन फोकसिंग ऑन एक्सपोर्ट टू द हार्ड करेंसी एरियाज। इट मीन्स कि एक दूसरे की हेल्प करने से ज़्यादा ये लोग जो बाहर की कंट्रीज़ हैं या अलग जो कंट्रीज़ हैं उनमें अपने एक्सपोर्टेशन में ज़्यादा ये लोग जो है फोकस कर रहे हैं। हार्ड करेंसी एरिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज जो हो गई तो उस पर ज़्यादा फोकस होता है, तो मेनली जो पुअर कंट्रीज है उधर तो ना कोई इम्पोर्ट हो रहा है ना एक्सपोर्ट हो रहा है, ड्यू टू फॉरेन एक्सचेंज प्रॉब्लम्स विच टेंड टू रिस्ट्रिक्ट इम्पोर्ट्स। तो फॉरेन एक्सचेंज प्रॉब्लम्स है, करेंसी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें रेस्ट्रिक्ट मतलब जो भी इम्पोर्ट्स में रेस्ट्रिक्शंस आते हैं। उसके बाद है अंडर डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट बराबर नहीं है किसी कंट्रीज में, उनका कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है या पेमेंट सिस्टम अच्छा नहीं है, इंस्टीट्यूशनल इनएडिकेसी है, तो काफ़ी लोग हैं जो अवेयर नहीं हैं, कंपनीज नहीं हैं अच्छी, तो ये सब कुछ है जो प्रॉब्लम्स लाते हैं एक्सपांशन ऑफ इकोनॉमिक रिलेशंस में, ठीक है, क्योंकि एक प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है ऑफ पेमेंट, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का या इंस्टीट्यूशनल सिस्टम का, तो ये सारी बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। तो ये वन ऑफ द बहुत मेन प्रॉब्लम्स में से है। बाकी अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो, कमेंट भी करो कि ऐसे कौन से अलग अलग टॉपिक्स हैं जो बाद में जिसको एक्सप्लेनेशन की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मतलब जो है इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे आप कमेंट कर सकते हो जो कि मैं आगे चलकर समझा सकती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।